सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ 6 जून को वहां पहुंची थी। उन्हें 8 दिन बाद धरती पर लौटना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से उनकी वापसी टाल दी गई और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रुक गई। जून से नवंबर आ गया है। इतने लंबे वक्त तक धरती से बाहर रहना आसान नहीं है। स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी ही एक दिक्कत से सुनीता विलियम्स जूझ रही हैं। इस दिक्कत का नाम है न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। इसमें एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, उन्हें दिखाई देना कम हो जाता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्पेस एस्ट्रोनॉट्स की जब स्टडी की गई तो पाया गया कि ऑलमोस्ट 50% एस्ट्रोनॉट जो लॉन्ग फ्लाइट लेते हैं और 25% जो शॉर्ट फ्लाइट लेते हैं उनकी आंखों में कुछ चेंजेस पाए गए। इन चेंजेस का नाम है न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, जिसमें आंख का जो ग्लोब होता है उसमें कई बदलाव आ जाते हैं, जिससे ऑप्टिक डिस्क एडिमा हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, फ्लैटनिंग हो जाती है, आंखों की नसों के अंदर जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, रेटिना में चेंजेस आने लगते हैं। आखिर ये चेंजेस होते क्यों हैं? ये चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं लगातार, जिससे जो ग्रेविटी से ब्रेन के वाटर की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नहीं हो पाती। वो डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण से जो आंख के अंदर पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ब्रेन के आसपास एक पानी होता है जिसे हम CSF बोलते हैं, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को कुशन करता है। क्योंकि ग्रेविटी की कमी से CSF की एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं होती तो CSF का प्रेशर आंखों में बढ़ जाता है, जो आंख की नजर की जो नस है ऑप्टिक नर्व उसमें सूजन कर देता है, डिस्क में स्वेलिंग कर देता है, रेटिना में चेंजेस कर देता है, ग्लोब की फ्लैटनिंग कर देता है। इसके मेन लक्षण ये हैं कि इन पेशेंट्स को देखने में दिक्कत हो सकती है, नजर में लंबे समय के लिए बदलाव हो सकते हैं, पोजीशन चेंज करते हुए नजर में दिक्कत आ सकती है, सर दर्द हो सकते हैं और ये लगातार रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। रिसर्च ये बताती है जब इन एस्ट्रोनॉट्स की हम आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं तो इनके ग्लोब की पोजीशन में, उसकी शेप में, आंखों के पर्दे में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो उसके विजुअल फील्ड में भी हम देख सकते हैं। इन चेंजेस के मुताबिक हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। ये चेंजेस धरती पे होने वाले लोगों में भी कभी कभी ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। उससे काफी मिलते जुलते होते हैं और ये मिडिल एज वुमेन में बहुत कॉमन कारण है सरदर्द और आंखों की रोशनी की कमी का। इसके इलाज के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें है सिस्टमिक नेगेटिव प्रेशर, जो इन प्रेशर बदलाव से ब्रेन और आंखों से पानी को ड्रेन करता है ताकि ब्रेन और आंखों में प्रेशर कम हो सके। हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं जो वाटर ड्रेनेज में हमें हेल्प करती है। हम थाई कफ्स बना सकते हैं जो प्रेशर कफ्स हमें हेल्प करती हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। हम इन एस्ट्रोनॉट्स की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, जो पोजिशनल चेंज इस फ्लूइड के प्रेशर के बदलाव में हेल्प करे। CSF प्रेशर को कई तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कम पानी, सॉल्ट, डाइट में चेंजेस करके और कुछ दवाइयां भी CSF प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। अगर हम इस प्रेशर को रेगुलेट कर पाते हैं तो आंखों की सूजन कम हो जाती है, जिससे कुछ हद तक ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और सर दर्द में, देखने में, नजर में सुधार आ सकता है।
देखिए, न्यूरोओकुलर सिंड्रोम होना बहुत आम नहीं है। वैसे भी ये ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स में ही होता है, इसलिए धरतीवासी बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, लेकिन अपनी आंखों का आप भी पूरा ख्याल रखें। आंख बहुत ही नाजुक होती हैं, उनमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो खुद डॉक्टर ना बने, बल्कि सही डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने के वार्निंग साइंस क्या हैं। डायबिटीज के मामले बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी सामने आते हैं, इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। देखिए, डायबिटीज दो तरह की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। लाइफस्टाइल सुधार कर इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, मगर टाइप 1 डायबिटीज जन्मजात होती है, इसे कंट्रोल में तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक साल 2022 में 95,600 बच्चों को डायबिटीज थी। ये बच्चे 14 साल से कम उम्र के थे। यही नहीं, हर साल देश में टाइप 1 डायबिटीज के 16,000 नए मामले सामने आते हैं, यानी समस्या बड़ी भी है और गंभीर भी। हालांकि बच्चों में डायबिटीज के कुछ वार्निंग साइंस दिखाई पड़ते हैं। अगर इन पर ध्यान दे दिया जाए तो उनकी डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज होने के क्या लक्षण हैं, हमने पूछा डॉक्टर सौरभ खन्ना से। डॉक्टर सौरभ बताते हैं कि अगर बच्चे को बार बार भूख लग रही है तो ये डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। देखिए, हम जो भी खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है, फिर हमारे सेल्स इसे ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देते हैं, मगर इसके लिए उन्हें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। दरअसल इंसुलिन ग्लूकोज को खून से निकालकर सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन जब शरीर सही से इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाता है तो ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। इससे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती और बच्चे को बार बार भूख लगती है। एनर्जी न मिलने पर बच्चा हर समय थका थका रहता है, उसे कमजोरी भी महसूस होती है। इसके अलावा जब इंसुलिन की कमी होने पर शरीर ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं बदल पाता, तब शरीर मसल्स और फैट को तोड़कर एनर्जी लेने लगता है। इससे बच्चे का वजन भी तेजी से घटता है। यानी बच्चे को बार बार भूख लगना, हर वक्त थकान, वजन तेजी से घटना, ये तीनों ही टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण हैं। डॉक्टर सौरभ आगे बताते हैं कि अगर बच्चा बार बार यूरिन पास करने जा रहा है, जो बच्चे पहले बिस्तर गीला नहीं करते थे मगर अब करने लगे हैं, तो ये भी डायबिटीज के लक्षण हैं। दरअसल जब खून में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है तब किडनी इसे बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकालने की कोशिश करती है। कैसे? यूरिन के जरिए, और इसीलिए बच्चा बार बार यूरिन पास करने जाता है। अब जब बार बार वो यूरिन पास करने जा रहा है तो जाहिर है शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। ऐसे में बच्चे को प्यास भी ज्यादा लगती है, वो नॉर्मल से ज्यादा पानी पीता है। वहीं अगर बच्चे की स्किन ड्राई है, उसका मुंह बहुत सूखता है, अक्सर पेट में दर्द और उल्टी होती है, छोटे मोटे घाव भरने में ज्यादा वक्त लगता है, तो ये भी बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण हैं। इन्हें कतई नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। आगे का इलाज बताने में वो आपकी मदद करेंगे, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कहीं जिंक की कमी तो नहीं? ये चीजें खाइए। ठंड आ गई है, इस मौसम में सर्दी, जुकाम और छींके आना बहुत कॉमन है। लोग बार बार बीमार भी खूब पड़ते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाया जाए, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाए। अब इसके लिए कई लोग विटामिन सी से भरपूर चीजें खाते हैं, जैसे खट्टे फल, पपीता, पालक, टमाटर और ब्रोकली वगैरह। मगर सिर्फ यही काफी नहीं है। कई बार जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। जिंक का हमारी इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ता है और खाने की किन चीजों में जिंक होता है, ये हमने पूछा डाइटिशियन श्रेया कत्याल से। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स और दूसरे इम्यून सेल्स जैसे कि टी सेल्स पैदा करने में शरीर की मदद करता है। फिर यही सेल्स बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं, मगर जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स और दूसरे इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर की शक्ति कम हो जाती है। फिर हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, हमें खांसी, जुकाम और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी होने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिंक शरीर के डैमेज्ड सेल्स की मरम्मत भी करता है, मगर जब शरीर में इसकी कमी होती है तो घाव देर से भरता है और उसे ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। इसलिए जरूरी है कि जिंक से भरपूर चीजें खाई जाएं। अब जिंक हमारे शरीर में खुद से बनता नहीं है, ना ही ये जमा होता है। ये तभी मिलता है जब हम जिंक से भरपूर खाना खाते हैं। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि एक अडल्ट पुरुष को हर दिन 11 मिलीग्राम और एक अडल्ट महिला को 8 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। हालांकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उन्हें 11 से 12 मिलीग्राम जिंक लेना चाहिए। इसे आप खाने की कई चीजों से ले सकते हैं, जैसे कि तिल, कद्दू के बीज, काजू और चने। इसके अलावा वेजिटेरियन लोग मशरूम, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, ओट्स, मूंगफली और फलियों से भी जिंक पा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग इसके लिए ऑयस्टर्स यानी शीप, अंडे, चिकन और मछली खा सकते हैं। आप जिंक के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, मगर सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस email ID पर दाग दीजिए sehat.lalantop@gmail.com। शुक्रिया।